स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड डैमेज हो चुके हैं। ये एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि इन दो डिस्टेंट कंट्रीज के बीच जो गलत हो सकता था वो गलत हो चुका है। 2010 में जब तत्कालीन कैनेडियन पीएम स्टीफन हार्पर ने कनिष्का बॉम्बिंग्स के लिए माफी मांगी थी, तब इंडिया और कनाडा के स्ट्रेन्ड रिलेशंस में उम्मीद की एक किरण जागी थी। लेकिन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने उसको एक बार फिर रिवर्स कर दिया। एक दूसरे के डिप्लोमेट्स के एक्सपल्शन और वीजास के सस्पेंशन से लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खड़े होकर दिए गए हीटेड आर्गुमेंट्स तक ये मुद्दा हर तरफ बस एक चिंगारी से लगी फॉरेस्ट फायर की तरह फैलता चला गया है। और इस सब की वजह क्या रही? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इंडिया पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम। बिना किसी एविडेंस के उन्होंने ये इल्जाम लगा तो दिया, लेकिन इसको प्रूव करने में आज वो एक टफ टाइम फेस कर रहे हैं। ऊपर से इस ब्लंडर के बीच वो जिस तरह की मिस्टेक्स कमिट करते नजर आ रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कनाडा की फॉरेन इमेज को जितना हार्म आज तक कभी नहीं किया गया था, वो सब अकेले पीएम ट्रूडो ने कुछ ही दिनों के अंदर कर दी है। हाल ही में हमने एक वीडियो में इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस पूरी क्राइसिस को इंडिया ने किस तरह हैंडल किया, कनाडा की इंटरनल ऑडियंस और ग्लोबल कम्युनिटी का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा है, और पीएम ट्रूडो की इस गलती से वर्ल्ड स्टेज पर कनाडा को कितना नुकसान हुआ है। क्या ये सब करके पीएम ट्रूडो अपना कोई एम अचीव करने में सफल रहे हैं, या फिर उन्होंने ऐसा करके उल्टा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, और आज ये पूरा मामला किस तरफ जाता नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम सारे सवालों के जवाबों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आइए दोस्तों सबसे पहले जस्टिन ट्रूडो के बैकग्राउंड को समझते हुए उनके इस ब्लंडर की रूट्स को जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि जस्टिन ट्रूडो को शायद उनके इन सभी ब्लंडर्स के लिए माफ कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो डेस्टिनीज चाइल्ड होने से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि उनके इतिहास को खंगाला जाए तो हमें पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा की बेहद रेप्यूटेड पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री की वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करने के साथ साथ वो अपने गुड लुक्स और एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के लिए भी मशहूर हैं। जस्टिन ट्रूडो का जन्म 1971 में कनाडा की कैपिटल ओटावा में कनाडा के 15th प्राइम मिनिस्टर जेम्स पीरे ट्रूडो के घर हुआ। और जाहिर है कि इतनी हाई क्लास पॉलिटिकल फैमिली से होने के नाते उनका बचपन कैनेडियन पॉलिटिक्स के गलियारों में बीता। कैनेडियन पार्लियामेंट के चैम्बर से उनके ताल्लुकात कुछ इस तरह बिल्ड हुए कि उन्होंने अपनी लाइफ की काफी अर्ली एज में ही पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। 2000 के पूरे दशक में यंग ट्रूडो कनाडा की लिबरल पॉलिटिक्स में अपनी नई पहचान बनाने में जुट गए। 2007 में फाइनली ट्रूडो को लिबरल पार्टी में नॉमिनेट किया गया और इसके एक ही साल के अंदर वो पार्लियामेंट में ऑपरेशन लीडर बन गए। 2015 तक आते आते डेस्टिनी उनके फेवर में पूरी तरह टर्न हो गई। 2015 में वो कनाडा के इतिहास के सेकेंड यंगेस्ट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए। उस समय वो एक कमजोर कनाडा की कश्ती को डूबने से बचाने की एकमात्र उम्मीद के रूप में सामने आए। उन्होंने कनाडा में बहुत से वेलकमिंग रेडिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने अपनी पॉलिसी को यंग लिबरल वोटर्स की तरफ फोकस रखा। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक पिछले 8 सालों में कनाडा के लीडर के तौर पर अपनी इस जर्नी में जस्टिन ट्रूडो वोक लिबरल्स के पोस्टर बॉय बनकर इमर्ज हुए। इन्होंने वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज की मोरल अथॉरिटी को वापस रिस्टोर करने का जिम्मा अपने सर ले लिया, और शायद इसी सेंस ऑफ पर्पस के साथ उन्होंने कैनेडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर एक ऐसे इंसान के मर्डर के इल्जाम लगाए जिसको इंडिया ने काफी लंबे समय से खालिस्तानी टेररिज्म और सेपरेटिज्म का एक मुख्य सपोर्टर घोषित किया हुआ है। उनके इन एक्यूजेशंस को दुनिया भर में मोरालिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रोमोटर्स के द्वारा खुलकर सपोर्ट भी किया गया। इंटरनेशनल मीडिया के कुछ सेगमेंट में इंडिया के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश की गई। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर जो एक फेक पासपोर्ट पर कनाडा गया, जिसने कनाडा में रहकर खालिस्तानी टेरर कैंप्स को ब्रीड किया, जिसका नाम इंडिया में हुई कई बॉम्बिंग्स में एक्सपोज हुआ, या जो खालिस्तानी रेफरेंडम के थ्रू एक कंट्री को तोड़ने का सपना देखता रहा, उसको वेस्टर्न वर्ल्ड और कुछ मीडिया आउटलेट्स एक सिख लीडर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के एक्टिविस्ट या प्लम्बर विद 2 किड्स के रूप में व्हाइट वॉश करते नजर आ रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में UNGA में कहा है कि ये दुनिया आज डबल स्टैंडर्ड से भरी पड़ी है।
उनके मुताबिक टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस को लेकर हमारा रिस्पॉन्स पॉलिटिकल कन्वीनियंस से डिसाइड नहीं किया जा सकता और दूसरी कंट्रीज की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस को कब रिस्पेक्ट करना है और कब नहीं, इस चीज को भी अपने पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से चेरी पिक नहीं करना चाहिए। जब वो ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये मोरालिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के सही मायनों से एकदम बेखबर हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया के इस हिस्से को शायद ही उस ट्रॉमा के बारे में शायद ही कोई नॉलेज या इंटरेस्ट होगा जो भारत ने 1980s और अर्ली 1990s के दौर में खालिस्तान मूवमेंट के पीक पर सफर किया। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक की मिलिट्री डिक्टेटरशिप द्वारा सपोर्टेड ये वायलेंस केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसने देश की कैपिटल समेत बहुत से हिस्सों को पूरी तरह अपने चपेट में ले लिया। इस दौरान हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ का ब्रूटल असैसिनेशन, 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट कनिष्का की ट्रैजिक बॉम्बिंग, इंडिया की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी का असैसिनेशन और देश की कैपिटल में सिख कम्युनिटी के साथ हुई वायलेंस जैसे भयानक मंजर देखने को मिले। लेकिन फिर इवेंचुअली हमारे लेजेंडरी पुलिस ऑफिसर्स जैसे जेएफ रिबेरियो, केपीएस गिल, ओपी शर्मा और एके डोवाल के स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स की बदौलत इंडियन स्टेट खालिस्तानी सेपरेटिज्म की वायलेंस को कंट्रोल करने में कामयाब रहा। लेकिन उस वायलेंट दशक का इतिहास आज भी इस मूवमेंट के ग्लोबल ट्रेसेस को कंट्रोल करने में इंडियन स्टेट की समझ और रिस्पॉन्स को शेप करता है। पीएम ट्रूडो भले ही इस बात को कभी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन जिस तरह 1990s की तालिबान रजीम ने अलकायदा और उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया, आज उसी तरह कनाडा भी खालिस्तानी टेररिज्म की आइडियोलॉजीज और फुट सोल्जर्स का सेफ हेवन बना हुआ है। साथ ही साथ आज ट्रूडो मोरल आउटरीच की बात करते हैं और कहते हैं कि फ्रेंडली डेमोक्रेसीज एक दूसरे की सॉइल पर असैसिनेशंस नहीं करती हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक फ्रेंडली डेमोक्रेसीज एक दूसरे के टेररिस्ट फ्यूजिटिव्स को भी अपने यहाँ सेफ शेल्टर यानी पनाह प्रोवाइड नहीं करती हैं। वो ऐसा करके एक प्रिंसिपल्ड ग्लोबल स्टेट्समैन की आवाज नहीं बन पाए हैं, बल्कि वो केवल एक ऐसे नियो कॉलोनिज्म के फ्लैग बेयरर हैं जहां वेस्टर्न कंट्रीज खुद को इंटरनेशनल मोरालिटी के सेल्फ प्रोक्लेम्ड चैंपियन मानते हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी आईक्यू का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी आईक्यू कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएंगी। अब इसी सेल्फ डिसाइडेड रोल के चलते पीएम ट्रूडो ने ये क्लेम तो किया है कि निजर के असैसिनेशन में इंडियन एजेंसीज का हाथ है और उनके पास इसके क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो दुनिया के सामने इन क्रेडिबल एविडेंसेस को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। यहाँ इंडिया ने बिना डगमगाए इस केस को स्ट्रेंथ की पोजीशन से हैंडल किया है। इंडिया ने कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के एलिगेशंस को पहले दिन से ही पूरी तरह नकारा है। लेकिन यदि हम एक मोमेंट के लिए अज्यूम कर लें कि ट्रूडो के पास अपने इन एलिगेशंस को बैक करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद भी हो, तो भी एक ऑब्वियस सवाल ये उठता है कि इंडियन स्टेट ने आखिर ऐसा क्या किया है जो वेस्टर्न नेशन स्टेट्स के प्रिवेलिंग नॉर्म्स या बिहेवियर के साथ इनकंसिस्टेंट है। अपने 2 दशक लंबे वॉर ऑन टेरर में अमेरिका और कनाडा समेत उनके बाकी अलाइज ने दुनिया भर की ना जाने कितनी फ्रेंडली या हॉस्टाइल कंट्रीज में असैसिनेशंस, किडनैपिंग्स और टॉर्चर किलिंग्स को अंजाम दिया। यदि उनकी नजरों में एंटी टेररिज्म के नाम पर वो सभी एक्ट्स जस्टिफाइड हैं, तो उनके उन्हीं मोरल्स के अकॉर्डिंग इंडिया द्वारा इंडिया के लॉन्ग वेटेड क्रिमिनल का ये एलिज्ड असैसिनेशन से भी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ हम किसी भी रूप में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर भी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग्स इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। लेकिन हम केवल वेस्टर्न वर्ल्ड की हिपोक्रेसी और सेल्फ सर्विंग वर्ल्ड व्यू को उन्हीं की लैंग्वेज में एक्सपोज कर रहे हैं।
आज पीएम ट्रूडो भारत पर इन बेबुनियाद एलिगेशंस लगाकर जिस मोरल हाई ग्राउंड को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनकी शॉर्ट साइटेडनेस और हिपोक्रेसी से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए में कहा कि आज का दौर वो दौर नहीं है जहां ग्लोबल नैरेटिव कुछ चंद कंट्रीज के द्वारा सेट और डोमिनेट किया जाएगा। जैसे कि सब जानते ही हैं, भारत इतिहास में एक लंबे समय से टेररिज्म के एक मेजर विक्टिम के रूप में सफर करता आया है। एक हॉरिफिक पार्टीशन के बीच जन्मा हमारा प्यारा भारत टेररिज्म और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को लेकर बेहद कंसर्न रहा है और ये कंसर्न किसी भी ऐसे देश के लिए पूरी तरह जस्टिफाइड है। ऐसे में इंडिया के इन हॉरिफिक एक्सपीरियंस को मजाक का मुद्दा बनाने के बजाय पीएम ट्रूडो और उनके सपोर्टर्स को इंडियन डेमोक्रेसी और एक जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति उसके कमिटमेंट को एक न्यूट्रल अप्रोच से एसेस करने की जरूरत है। इनकी मोरालिटी के डबल स्टैंडर्ड्स पूरी दुनिया के सामने तब क्लियरली एक्सपोज हो जाते हैं जब कैनेडियन पार्लियामेंट्रियंस 98 ईयर ओल्ड यारसुलाव हुनका को उनकी पार्लियामेंट में स्टैंडिंग ओवेशन देने के साथ साथ उनके स्पीकर इनको वॉर हीरो कहकर बुलाते हैं। आपको बता दें कि यारसुलाव हुनका वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा के एक नाजी रहे हैं। हालांकि ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट के एक्ट को लेकर माफी मांगी है, लेकिन इस एक्शन से उनके डबल स्टैंडर्ड्स खुद ब खुद बयां होते हैं। असल में ये सब केवल तालियां बजा रहे थे और उनको ये अंदाजा नहीं था कि वो एक तरह से हिटलर के क्राइम्स को अपलॉड कर रहे हैं। इसलिए उनको अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये पीएम ट्रूडो की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एक ऐसी गवर्नमेंट को लीड करें जिसके पास ऐसी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक एजेंसी मौजूद हों जिनको किसी भी सूरत में उनकी पार्लियामेंट में एक नाजी की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। लेकिन उनकी ये सभी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेटिक एजेंसीज फेल रही और पीएम ट्रूडो ने पूरे चैम्बर को ग्लोबल शेम का पात्र बना दिया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन नाजी जर्मनी को अपलॉड करके जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी का एक और मेजर ब्लंडर कमिट किया है। भले ही उनको सच में इस चीज का अंदाजा नहीं था, लेकिन अपनी हिस्ट्री और सराउंडिंग्स के प्रति ये इग्नोरेंस कैनेडियन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस की लापरवाही साफ शब्दों में बयां करती है। इसी हिपोक्रेसी का एक और एग्जांपल देखें तो 2020 में कनाडा में एक बलूच एक्टिविस्ट कर्मीना बलूच को असैसिनेट किया गया। इस मर्डर केस में सारी उंगलियां पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के खिलाफ उठी, लेकिन उस टाइम पीएम ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में पाकिस्तानी आईएसआई के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस इंपोज नहीं किए। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका ऑब्वियस रीजन यही था कि कनाडा में बलूच वोट बैंक शायद उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन जब से उन्होंने निज्जर के सपोर्ट में आर्गुमेंट्स दिए हैं, उसके बाद करीमा बलूच के हस्बैंड और कुछ बलूच एक्टिविस्ट ने ये डिमांड की है कि कनाडा इनका केस भी रीओपन करके आईएसआई को इस मर्डर केस के लिए टारगेट करे। यानी कहीं न कहीं ये कहना गलत नहीं है कि ट्रूडो के एक्शंस एक बड़े लेवल पर उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों, ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिसीज उनके लिए कितनी जरूरी है इसका अंदाजा हम उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि वो ये ब्लंडर्स केवल अपनी फॉरेन पॉलिसी ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी करते नजर आ रहे हैं। जो लीडर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को मोरालिटी के फ्लैग बेरर के रूप में प्रेजेंट करते हुए नहीं थकते हैं, उनको उन्हीं की पब्लिक के द्वारा अक्सर उसी मोरालिटी को ब्रीच करने के लिए ब्लेम किया गया है। 2019 में कनाडा के एथिक्स कमिश्नर ने पीएम ट्रूडो के अगेंस्ट एक इंडियन कंपनी SNC-Lavalin के प्रोसिक्यूशन के केस में इन्वेस्टिगेशन डिमांड की। देखते ही देखते ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बन गया। इस केस में ये सामने आया कि ट्रूडो ने अपने पॉलिटिकल पावर का मिसयूज करके देश के जुडिशियल सिस्टम में इलीगली इंटरफेयर किया। जैसे ही ये इशू थोड़ा बड़ा हुआ, ट्रूडो ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और देश में नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया। इसके बाद कोविड इंपोज लॉकडाउन के दौरान वैक्सीन पॉलिसीज को लेकर जब कनाडा में कुछ ट्रकर्स ने प्रोटेस्ट किया तो ट्रूडो ने उनके अगेंस्ट देश में एक पब्लिक इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद उनकी डोमेस्टिक रेटिंग्स ने एक ड्रास्टिक हिट लिया और तो और आज उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कनाडा में इररिप्लेसेबल डैमेज कॉज कर चुकी हैं। आज कनाडा की मिडिल क्लास इन्हीं पुअर पॉलिसीज के तले दबी जा रही है। आपको बता दें कि OECD की एक रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि यदि कनाडा की गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर अपनी पॉलिसीज को सही नहीं किया तो 2020 से 2060 के बीच कनाडा की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ OECD के 29 मेंबर नेशंस में सबसे बॉटम पर पहुंच जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक जिस तरह जस्टिन ट्रूडो के फादर पीटर ट्रूडो की लीडरशिप के लास्ट डिकेड में कनाडा की इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई रीजनल टेंशन से जूझ रही थी, आज ट्रूडो की अनसाउंड पॉलिसीज भी कनाडा की इकोनॉमी में उनके फादर के टेन्योर जैसे सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती नजर आ रही हैं। जो लीडर एक समय पर कनाडा का फेवरेट लिबरल फेस कंसीडर किया जाता था, उनकी डोमेस्टिक अप्रूवल रेटिंग्स 27% के साथ अपने हिस्टोरिक लो को टच कर रही हैं। G7 की सभी कंट्रीज के बीच कनाडा में
पर पर्सन लोवेस्ट हाउसिंग सप्लाई देखने को मिलती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसको रेक्टिफाई करने के लिए नेक्स्ट डिकेड में कनाडा को 5.8 मिलियन होम्स की नीड होगी, जो अब तक किसी भी डिकेड में बिल्ड किए गए होम से 2 गुना ज्यादा है। जब से मिस्टर ट्रूडो इलेक्ट हुए हैं, कनाडा का होम प्राइस टू इनकम रेशियो 45% से बढ़ा है, जो OECD कंट्रीज के 25% एवरेज से कहीं ज्यादा है। इसके अलावा आज कनाडा के सिटीजन्स देश में यूनिवर्सल हेल्थ केयर, माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर पीएम ट्रूडो के अप्रोच से भी सेटिस्फाइड नहीं है। अगले 24 मंथ्स में पीएम ट्रूडो अपना 4th कंसेक्यूटिव टर्म सीक कर रहे हैं। कनाडा के इतिहास में ये फीट अभी तक केवल 2 बार देखने को मिला है। हालांकि ट्रूडो 2015 से 3 सक्सेसिव इलेक्शंस जीतते आ रहे हैं, लेकिन हर सक्सेसिव इलेक्शंस में उनका सपोर्ट डिमिनिश होता गया है, जिसकी वजह से वो 2021 में भी पार्लियामेंट में एक डिमिनिशिंग पोजीशन में खड़े थे। 2021 में हुए जनरल इलेक्शंस में ट्रूडो की पार्टी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनकर इमर्ज हुई, लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने जितनी मेजॉरिटी में नहीं थी। सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी 10 एडिशनल सीट्स की जरूरत थी, और ये 10 सीट्स उन्हें कनाडा की सोशलिस्ट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी जगमीत सिंह द्वारा दी गई। यानी एक खालिस्तानी लीडर के सपोर्ट की बदौलत आज जस्टिन ट्रूडो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो ये सभी डोमेस्टिक ब्लंडर्स ये साफ बयां करते हैं कि पीएम ट्रूडो का डोमेस्टिक सपोर्ट बेहद क्रिटिकल हालत में पहुंच चुका है। इंडिया के अगेंस्ट इस केस में भी उनको अपनी खुद की मीडिया, सिविल सोसाइटी और अपोजिशन पार्टीज का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। वो लोग इस केस में पीएम ट्रूडो से कॉन्क्रीट एविडेंसेस डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर भी बात करें तो हम देख चुके हैं कि भारत के अगेंस्ट लगाए गए एलिगेशंस के सपोर्ट में कनाडा के किसी भी अलाई ने उनको एक्टिवली सपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी कनाडा के इन एक्शंस को ओपनली क्रिटिसाइज किया। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन ने तो ये तक कहा कि कनाडा ऐसे मर्डरर्स का हब है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन का एक की कल्प्रिट SHMB नूर चौधरी 1996 से कनाडा में सेफ शेल्टर एंजॉय कर रहा है। हालांकि US, ऑस्ट्रेलिया और UK ने इस मुद्दे पर फेयर इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट किया है। न्यूजीलैंड समेत ये सभी कंट्रीज 5i नामक एक इंटेलिजेंस अलायंस का हिस्सा है। हालांकि ट्रूडो बार बार इन एलिगेशंस को सपोर्ट करने के लिए 5 की इंटेलिजेंस को सहारा बना रहे हैं, लेकिन उनको ये डिप्लोमेटिक टसल जीतने के लिए इनके एक्टिव सपोर्ट और ठोस एविडेंस की भी जरूरत है। इसी बीच कनाडा के ऑल टाइम बिग ब्रदर USA और इंडिया के बीच भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। हाल ही में डॉक्टर जयशंकर की US विजिट के दौरान इंडिया और US ने WTO में अपनी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज की टसल को भी पूरी तरह रिजॉल्व कर लिया है। ऐसे में ये क्लियर है कि ट्रूडो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई US की ओर से जितना वोकल सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको वो नहीं मिल पाया है। और तो और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ट्रूडो पहली बार किसी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर कमिट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अमेरिका, चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ भी अपने रिलेशनशिप में ऐसे फॉरेन पॉलिसी ट्रबल कमिट किए हैं। नेटो के अलाइज कनाडा की पुअर डिफेंस स्पेंडिंग को लगातार क्रिटिसाइज करते आए हैं। इस साल कनाडा ने अपने GDP का 1.29% डिफेंस में स्पेंड किया है। चाइना के साथ कनाडा की रिलेशनशिप तब से एक टाइट रोप वॉक पर चल रही है जब 2018 में 2 कैनेडियंस को चाइना में स्पाइंग के चार्जेस पर अरेस्ट किया गया और उनको 3 साल जेल में रखा गया। इतना ही काफी नहीं था कि हाल ही में कैनेडियन इलेक्शंस में चाइनीज इंटरफेरेंस के भी एलिगेशंस सामने आए, जिसके कारण कनाडा और चाइना के रिलेशंस एक नए लो हिट कर गए। इनकी इंटेंस टाइज की झलक हमें कुछ समय पहले पीएम ट्रूडो और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के वायरल ह्यूमिलेटिंग इंटरैक्शन में देखने को मिली। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जस्टिन ट्रूडो का डोमेस्टिक फैन बेस और इंटरनेशनल सपोर्ट दोनों ही डिस्ट्रॉय होता नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, शायद इतने ब्लंडर्स के बाद अब उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने इंडिया को एक ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर, इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पार्टनर और रूल लविंग कंट्री बताते हुए कहा है कि कनाडा भारत के साथ क्लोज टाइज बिल्ड करने को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन वो चाहते हैं कि निज्जर की डेथ से रिलेटेड सभी फैक्ट्स को हासिल करने में भारत उनकी मदद करे। यानी जिस कंट्री पर उन्होंने अब से कुछ ही दिन पहले इतने सीरियस एलिगेशंस इंपोज किए थे, आज उसी के लिए उनकी टोन पहले के मुकाबले काफी पोलाइट नजर आ रही है। हालांकि अब ये चेंज ऑफ हर्ट उनकी मिस्टेक का रियलाइजेशन है या फिर आज के वर्ल्ड ऑर्डर की रियलिटी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इसी अंदाजे के साथ आज के डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द ब्रॉड काउंटर ऑफ कनाडा's पॉलिसी टुवर्ड्स द सेसेशनिस्ट खालिस्तानी मूवमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।